प्रोजेक्ट 75I के अंदर डीआरडीओ की एआईपी सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए नेवी की तरफ से किस वजह से इनकार किया जा रहा है। लद्दाख में एक बार फिर से चाइनीज सोल्जर्स की तरफ से बॉर्डर में घुसपैठ करने के साथ साथ दलाई लामा की बर्थडे को सेलिब्रेट करने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या सच में भारत की तरफ से भी अफगानिस्तान को C-17 के जरिए हथियार और गोला बारूद को सप्लाई किया जा रहा है। फाइनली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहले 3 यूनिट को अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने के लिए तैयार किया जा चुका है। और अंत में क्या भारत अभी रशिया से एक और न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने के लिए बातचीत शुरू करने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके। अब सबको पता होगा कि हाल ही में ही गवर्नमेंट की तरफ से इसको क्लियरेंस दिया गया था और जल्दी से इस टेंडर को फाइनल करने की बात भी की गई थी, लेकिन अभी इस टेंडर में कुछ चेंजेस होने की उम्मीद किया जा रहा है। जैसे कि पहले किए गए प्लान के मुताबिक इसके अंदर बनने वाले सबमरीन्स में डीआरडीओ के द्वारा बनाए जाने वाले एआईपी सिस्टम को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था और इसी साल की मार्च में डीआरडीओ की तरफ से अपनी एआईपी सिस्टम को लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से टेस्ट भी किया गया था, जिसमें डीआरडीओ की एआईपी सिस्टम की एंड्योरेंस लगभग 14 डेज तक पाया गया था, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट में अवेलेबल एआईपी सिस्टम के साथ काफी हद तक कंपेरेबल था। इसको डीआरडीओ की नेवल मेटल रिसर्च लैब की तरफ से डेवलप किया गया था और इसको एलएनटी और थेरामैक्स की तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया था, जो कि डीआरडीओ की मेन इंडस्ट्री पार्टनर है। अब मार्च में इस मेजर माइलस्टोन को क्लियर करने के बाद डीआरडीओ की एआईपी सिस्टम को सबमरीन में इंस्टॉल करने के लिए एक बहुत ही बड़ा रोड ब्लॉक क्लियर हो गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा कि प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले नए सबमरीन्स में इन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बदले में जिस फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट किया जाएगा उसे अपने तरफ से इन सबमरीन के साथ एआईपी सिस्टम को प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो अभी मार्केट में मौजूद कोई भी रेप्यूटेड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही नेवी की तरफ से भी अभी डीआरडीओ को अपनी एआईपी सिस्टम को सबसे पहले प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है और अगर ये बाकी ट्रायल्स के दौरान सफल रहता है तो आगे चल के इनको हमारे वर्तमान के स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन में इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी कि आगे चल के हम इनको कलवरी क्लास के सबमरीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले वेसल में एक फॉरेन एआईपी सिस्टम ही मौजूद होने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। वैसे 1 या 2 दिन पहले आपको पता होगा भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर नोतम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसमें फिलहाल ये बताया नहीं गया था कि कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली थी। लेकिन आज हमारी लोकल मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से अभी बालेश्वर से ब्रह्मोस मिसाइल का एक परीक्षण किया गया है, जिसको बालेश्वर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 5 से फायर किया गया था। लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल का ER वेरिएंट था, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट था और इस दौरान इसको मैक्सिमम 400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टेस्ट किया गया है। और अभी ब्रह्मोस मिसाइल की ER वेरिएंट के एक्चुअल रेंज को लेके भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कई बार इसको 450 किलोमीटर बताया जाता है तो कई बार इसको 400 किलोमीटर बताया जाता है और अलग अलग मीडिया की तरफ से इसको अलग अलग तरीके से कोट किया जाता है। लेकिन इस बार डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि ये जो ER वेरिएंट है अपग्रेड करने के बाद ये लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट को हिट कर सकता है और अपग्रेड के बाद भी इसकी जो स्पीड होने वाली है वो मार्क 2.8 के आसपास होने वाली है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। अब सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच पिछले 1 साल से बॉर्डर फेसअप चल रहा है और अभी कई जगहों में बॉर्डर में डिसएंगेजमेंट को करने के लिए भारत और चाइना के बीच डिस्कशन किया जा रहा है। पर अभी आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले ही दलाई लामा का जन्मदिन था, जिस अवसर पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दलाई लामा के साथ फोन पर बातचीत किया गया था और उनको जन्मदिन की बधाई दी गई थी। और ये शायद पहली बार हुआ था जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सीधे तौर पर ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि वो दलाई लामा के साथ बात किए थे। अभी चाइना जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है तो भारत का तिब्बत की तरफ शिफ्ट होना आम बात है, लेकिन इस बीच जब लद्दाख में कुछ गांव वालों की तरफ से दलाई लामा के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी दौरान कुछ चाइनीज सोल्जर्स की तरफ से और चाइनीज सिविलियंस आके कि उनको बैनर दिखाकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। अब हालांकि वो भारत के साइड में नहीं आए थे, लेकिन सिंधु नदी के दूसरे साइड में रहकर ही वो बैनर दिखाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा कि अगर गांव वाले दलाई लामा की बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे तो उसमें चाइना के लोगों को क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि तिब्बतियंस भी दलाई लामा के बर्थडे को सेलिब्रेट करते होंगे, और देखा जाए तो वो तिब्बतियंस के हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर या गुरु हैं, तो उस हिसाब से जो भी उनको मानते तो वो कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते। लेकिन इस बात से लेके चाइना का विरोध करना समझ में नहीं आ रहा है, और खास करके चाइनीज मिलिट्री का तो विरोध करना समझ में आता है, लेकिन चाइना के जो सिविलियंस है उनको इस बात से क्या दिक्कत है ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मुझे तिब्बतियंस और लद्दाख की कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो अगर वहाँ से कोई भी इसको देख रहा है, चाहे आप लद्दाख से हो या तिब्बतियन हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और अफगानिस्तान को लेके है। कल मैंने आपको बताया था कि भारत की तरफ से अभी कंधार से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला किया गया था, और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट को अफगानिस्तान भेजा गया था। अब सभी जानते हैं कि अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वापस लेने का फैसला किया गया था, और जैसे ही ट्रूप्स को वापस लेना शुरू किया गया था, ठीक उसके बाद ही तालिबान की पकड़ अफगानिस्तान में मजबूत होने लगा था, और वो पिछले कुछ दिनों में कई लोकेशन में कब्जा कर चुके हैं, जिस वजह से अफगानिस्तान में सिचुएशन अभी तनावपूर्ण होने लगा था, और इसी वजह से भारत अभी वहां से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहा है, और इसी वजह से भारत की तरफ से एक C-17 एयरक्राफ्ट को अफगानिस्तान भेजा गया था। कल मैंने बताया था कि इस दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया था और ईरान से होते अफगानिस्तान गए थे। लेकिन जब एक तरफ भारत की तरफ से ये बताया जा रहा कि हम C-17 अपने डिप्लोमेट्स को और लोगों को वहां से लाने के लिए भेज रहे थे, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से बताया जा रहा कि इन एयरक्राफ्ट में भारत की तरफ से अफगानिस्तान को हथियार और गोला बारूद सप्लाई किया जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों में भारत की तरफ से लगभग 40 टन के आसपास स्मॉल आर्म्स और 120 एम की मोटार सेल को अफगानिस्तान को सप्लाई किया गया, जो कि अफगानिस्तान की आर्मी को तालिबान के साथ लड़ने में मदद कर सकता है। इससे पहले भी भारत की तरफ से अफगानिस्तान की नॉर्दर्न अलायंस को काफी सपोर्ट किया गया था, और यूनिफॉर्म से लेके स्मॉल आर्म्स तक और यहाँ तक कि भारत की तरफ से हेलीकॉप्टर्स तक को भी अफगानिस्तान को गिफ्ट किया गया था। लेकिन अफगानिस्तान में अभी तालिबान की तरफ से लगभग 80% टेरिटरी को कंट्रोल के अंदर ले लिया गया, जिस वजह से मे भी आगे चल के नॉर्दर्न अलायंस पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, और आगे चल के अफगानिस्तान में तालिबान का राज होने वाला है, क्योंकि यूएस वहां से अभी जा चुका है, जिस वजह से उनको वहां पे रोकने वाला कोई नहीं है, और अभी अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो आगे चल के कि अगर तालिबान सरकार वहां पे बनती है तो ये भारत के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। अगला अपडेट LCH को लेके है। अब LCH पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रहा है, क्योंकि अभी इसको नाइजीरिया की तरफ से खरीदने की बात किया जा रहा है। इसी बीच LCH को लेके कुछ बढ़िया खबर सामने आया है। आप सब पूछते रहते थे कि LCH को कब इंडियन एयरफोर्स में या फिर इंडियन आर्मी की एविएशन विंग में शामिल किया जाएगा। वैसे पिछले साल इसकी 15 यूनिट के लिए एक ऑर्डर को प्लेस करने की बात की गई थी, जिसमें 10 इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाला था और 5 इंडियन आर्मी इस्तेमाल करने वाली थी। अभी HAL की तरफ से बताया गया कि अभी वो इसी सीरीज की यानी कि LCH की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट की पहले 3 यूनिट को मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, और एक बार इनकी एक्सेप्टेंस ट्रायल कंप्लीट होने के बाद इनको इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा सकता है। इसके अलावा HAL की तरफ से ये भी बताया गया कि वो इसी साल के अंदर लगभग 6 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाने वाले हैं, और बाकी अगले साल तक मैन्युफैक्चर करके इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों को डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन अभी तक 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए जो फॉर्मल डील साइन होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है। पहले इसको इसी साल की पहले क्वार्टर में ही साइन करने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया। वैसे शायद ये पहली बार होगा जहां पर डील साइन होने के पहले ही या डील साइन होने के तुरंत बाद ही HAL की तरफ से हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 65 और इंडियन आर्मी की एविएशन विंग की तरफ से लगभग 114 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अपने फोर्स में शामिल करने का एम रखा गया। वैसे पहले के मुकाबले अभी हमारे अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट काफी स्ट्रांग हो चुकी है। पहले हमारे पास Mi-25 और 35 जैसे हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी हमारे पास अपाची हेलीकॉप्टर मौजूद है। साथ ही अभी आर्मी की एविएशन विंग में भी लगभग 75 के आसपास रुद्र हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जो कि ध्रुव हेलीकॉप्टर की वेपनाइज्ड वेरिएंट है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, या यूं कहें कि भारत और रशिया को लेकर है। सबसे पहले रशिया की मार्क्स 2021 एयर शो के दौरान भारत की तरफ से इस बार अपनी सारंग हेलीकॉप्टर टीम को भेजने का फैसला किया गया है, और अभी इंडियन एयरफोर्स की C-17 एयरक्राफ्ट में सारंग एयरक्राफ्ट की टीम को रशिया भेजना शुरू किया जा रहा है। मार्क्स 2021 एयर शो को इस बार 20 जुलाई से 25 जुलाई तक किया जाएगा, और अभी बेंगलोर की अलंका एयरफोर्स स्टेशन से सारंग टीम को रशिया भेजना शुरू किया जा रहा है।
सबसे पहले सारंग टीम को 2004 में सिंगापुर एयर शो के दौरान डिस्प्ले किया गया और तब से ये लगभग सभी मेजर एयर शो के दौरान पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। इसी बीच हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह भी अभी रशिया के विजिट पर जाने वाले हैं और वो अभी शायद रशियन नेवी डे के अवसर पर रशिया जाने वाले हैं, जिस दौरान भारत और रशिया के बीच कई सारे पेंडिंग डिफेंस डील को लेकर डिस्कशन होने वाली है। इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा अभी न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर होने वाली है, क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा भारत का इकलौता न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी कि INS चक्र 2, जिसको 2012 में हमने 10 साल के लिए रशिया से लीज पर लिया था, उसको अभी वक्त से पहले रशिया को वापस कर दिया गया है। अब जैसे कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है, तो इसको किस वजह से रशिया को वापस किया गया था ये क्लियरली पब्लिक को बताया नहीं गया, लेकिन अभी भारत रशिया से एक और न्यूक्लियर सबमरीन को भी लीज पर लेने वाला है, जिसको मे भी 2025 तक रिफिट करके भारत को डिलीवर किया जाएगा। तो इसी बीच हमारे पास अभी कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं होने वाला है और अभी इसी बीच INS चक्र की लीजिंग पीरियड को भी लगभग 2 से 5 साल तक एक्सटेंड करने के लिए बातचीत किया जा रहा था, ताकि जब तक रशिया की तरफ से INS चक्र 3 को रिफिट करके भारत को डिलीवर किया जाएगा, तब तक हम INS चक्र 2 को आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। तो अभी इसी बात को लेके भारत और रशिया के बीच डिस्कशन होने की उम्मीद किया जा रहा है और मे बी INS चक्र 2 में अभी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए थे उनको ठीक करने के लिए इसको रशिया भेजा गया है, जहां पर इनको ठीक करने के बाद इसको भारत को वापस किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिलहाल 2025 तक हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन यानी कि SSN मौजूद नहीं होने वाला है, जो कि हमारी अंडर वाटर फ्लीट के लिए एक मेजर वीकनेस होने वाली है या ऑफेंसिव पावर को हमारी रिड्यूस करने वाली है। एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जहां पर मैंने देखा है जब मैं ये बोलता हूं कि अभी हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं रहेगा, तो कुछ लोग अब्यूज करना चालू कर देते कि तुमको कुछ नहीं पता, हमारे पास INS अरिहंत मौजूद है और INS अरिहंत भी मौजूद है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है। तो में भी ये लोग कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि SSN और SSBN के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो SSN और SSBN दोनों की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी और ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होते हैं। SSN जो होते हैं वो INS चक्र की कैटेगरी के सबमरीन होता है और इनको दुश्मन के शिप्स और सबमरीन को ढूंढ के मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से कई नेवीज में इनको हंटर किलर सबमरीन कहा जाता है। इसके अलावा जो SSBN होते हैं यानी कि INS अरिहंत टाइप के सबमरीन होते हैं, इनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन में डिप्लॉय करके रखा जाता है। ये ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करते और सिर्फ इनको स्ट्रेटेजिक डिटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जरूरत पड़े तो सिर्फ इनको न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।